जी अस्सलाम वालेकुम। फिर से क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उन्होंने आपको एक ट्रायंगल दिया है ABC जैसे नज़र आ रहा है और वो कह रहे हैं कि DE AB और AC को इंटरसेक्ट कर रहा है और लेकिन साथ ये कह रहे हैं कि ये ट्रायंगल क्या है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पढ़ देते हैं हमें। इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC शोन इन द फिगर जैसे नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं मेजरमेंट AE उसका रेशो AC के साथ लाइक A से E तक का रेशो A से C तक वो कह रहा है इक्वल है AD के रेशो से, जो रेशो लिया हुआ है उन्होंने A से B तक। और फिर वो कह रहे हैं फाइंड ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADE एंड नेम इट आल्सो, यानी फाइंड एंगल्स ऑफ ADE, ये आपको इनके एंगल्स फाइंड करने लाइक ADE एंगल्स, एक तो ये एंगल फाइंड करना है, एक ये एंगल फाइंड करना है 1 2 और एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। चलो इसको एंगल 3 का नाम दे देते हैं। अच्छा, अब चूंकि ये उन्होंने हमें खुद बताया है कि ये ट्रायंगल हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल उसकी डेफिनेशन ये होती है कि उसकी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। तो ऐसा ट्रायंगल जिसकी 3 साइड्स इक्वल होंगी, ऑब्वियसली उसके तीनों इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। और अगर तीनों इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द ट्रायंगल हमें ये पता है कि किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम करें तो वो हमारे पास आता है 180, और अगर वो तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो 180 को 3 पे डिवाइड कीजिए, आपके पास रिजल्ट आएगा 60। इससे ये पता चला कि सारे के सारे एंगल्स, एंगल A, एंगल B और एंगल C, ये तीनों एंगल्स क्या होंगे फिर हमारे पास 60 डिग्री के। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ें गिवन रिजल्ट के अंदर मिल गई। जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो ये मिली, एक तो आपके पास जो मेजरमेंट AB है वो इक्वल है मेजरमेंट AC के और ये इक्वल है मेजरमेंट BC के। ये तीनों आपको इंफॉर्मेशन से पता चला कि साइड्स तीनों की तीनों इक्वल हैं। आल्सो आपको ये भी पता चल गया दैट मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल C, और ये है आपके पास 60 डिग्री बिकॉज बाय द definition of equilateral triangle we are in position to say that all the triangles are equal, और वो तीनों के तीनों 60 हैं। तो फाइनली हमें ये पता चला कि एंगल A लाइक एंगल 3 वो हमारे पास 3 वो तो 60 डिग्री है, सो इसको तो हमें फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंगल A भी 60 है, एंगल B भी 60 है, एंगल C भी 60 है। तो आपके पास बची ट्रायंगल जो ADE, उसमें एंगल A का पता चल चुका है, वो 60 डिग्री है। आपको एंगल 1 और एंगल 2 इन 2 एंगल्स की रीडिंग्स फाइंड करनी है। वो आपके पास जो रीडिंग्स आएंगी उन रीडिंग्स के अकॉर्डिंगली जितने भी डिग्रीज के अंदर वो एंगल्स होंगे, उन एंगल्स की रीडिंग्स निकालने के बाद आप फिर इस पोजीशन में आ जाएंगे ये बताने के लिए कि जो ट्रायंगल ADE है वो ट्रायंगल कौन सी है। अच्छा, उसके लिए देखते हैं आपको रिक्वायर्ड, वो मैं ऊपर ही लिख चुका हूँ, आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड जो है वो है एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADE। अच्छा, उसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जो चीज़ें उन्होंने दी हुई हैं उन्हीं इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली हम ये सारी चीज़ें फाइंड करते जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप कंसीडर कीजिए इसी प्रपोर्शन को जो हमें गिवन है, ये भी गिवन था, बाय द वे आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये चीज़ भी गिवन है। मैं आपके लिए इसे भी यहाँ पे एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। लाइक इसको अभी इरेज करना पड़ेगा, अगर इरेज करते हैं तो हमारे पास ये चीज़ भी गिवन में आ जाएगी, और वो है AE पर इसका रेशो AC के साथ मेजरमेंट AC इक्वल्स टू मेजरमेंट AD ओवर मेजरमेंट AB। ये तीनों इंफॉर्मेशन आपको गिवन थी, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। रिक्वायर्ड के अंदर जो चीज़ हमें रिक्वायर है वो लिखेंगे। रिक्वायर्ड है एंगल्स ऑफ, फिर से लिख रहा हूँ, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ADE। अब ये चीज़ें आपको पता है, इन चीज़ों को यूज़ करते हुए आपने यहाँ से सारी जो भी ट्रायंगल ADE है उसके आपको एंगल्स फाइंड करने, और एंगल्स फाइंड करते हैं हम अभी आपके सामने। देखिए,
ये चीज़ मैं अरेज कर रहा हूँ अभी आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने नोट कर ली होगी। सबसे पहले आप इसी साइड पे वो चीज़ बना लीजिए, यहाँ पे स्टेटमेंट देते जाइए और इस साइड पे रीज़न देते जाइए, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें बोरो करना पड़ेंगी। सबसे पहले कंसीडर करते हैं जो हमें गिवन है, मेजरमेंट AE ओवर AC इक्वल्स टू मेजरमेंट AD ओवर मेजरमेंट AB। अच्छा, ये चीज़ हमें यहाँ से पता है। और दूसरी चीज़ ये देखिए, ये जो DE है ये बिल्कुल प्रोपोर्शनल है BC के, प्रोपोर्शनल भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हमें पता चला दैट AE और AD इन दोनों का AE और AD ये दोनों आपके पास प्रोपोर्शनेटली क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। यहाँ से देखिए AD और AE अगर ये दोनों प्रोपोर्शनेटली इक्वल हैं तो उससे ये क्लियर हुआ कि ये जो लेंथ बन रही होगी DE ये पैरेलल होगी BC के। ये भी चीज़ आपको गिवन है और ये भी आपको गिवन होगी दैट AD इज पैरेलल टू AE। मेजरमेंट का साइन भी आप लगा सकते हैं, M स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट। अभी मैं फिर से ये चीज़ आपको बता दूं, क्योंकि आपको AB और AC और BC ये तीनों साइड्स इक्वल हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की वजह से। और ये जो रेशो है A से D और A से E रेशो, आप यहाँ पे देखिए AE और AD ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शनेटली इक्वल आ रही हैं। अगर ये दोनों रेशोज प्रोपोर्शनेटली इक्वल हैं तो फिर ये जहाँ पे एक दूसरे को, ये पॉइंट A जो AB को इंटरसेक्ट कर रहा है और पॉइंट E जो AC को इंटरसेक्ट कर रहा है, ये दोनों पॉइंट्स भी यहाँ से, यहाँ A से लेंथ जो D तक की होगी वो A से लेंथ E तक की होगी। ये दोनों लेंथ्स फिर प्रोपोर्शनेटली इक्वल होंगी और यहाँ से फिर जो DE है वो प्रोपोर्शनली या फिर इसके बिल्कुल पैरेलल इक्वल हो जाएगी या पैरेलल हो जाएगी BC लेंथ के। इसीलिए ये रिजल्ट मैंने यहाँ से ले लिया दैट AD इज AD नहीं, DE is parallel to BC। DE measurement DE is parallel to measurement BC। ये दोनों लेंथ्स आपको वैसे भी डायग्राम के अंदर भी नजर आ रही होंगी। D से E लेंथ इक्वल हो रही है या फिर पैरेलल हो रही है BC लेंथ के। अच्छा, जब ये रिजल्ट आप लोग फाइंड कर लोगे, ये रिजल्ट फाइंड करने के बाद आपके पास ये चीज़ जो आपने दूसरी इंफॉर्मेशन दी है, जो आपको पता है कि एंगल A, एंगल B और एंगल C ये तीनों एंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल होने की वजह से ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं 60 डिग्री के, वो भी आप लिख दीजिए। और उसके बाद फिर ये प्रूव करना तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि बाकी एंगल्स क्या होते हैं। देखिए एज ये भी गिवन हो गया और आपके पास जो गिवन के अंदर हम लिख के आए थे, मेजरमेंट एंगल A इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल B इक्वल्स टू मेजरमेंट एंगल C इक्वल्स टू 60 डिग्री। और उसकी भी रीज़न आप यही देंगे कि ये इंफॉर्मेशन भी हमें गिवन है। और गिवन वही वापस वही चीज़ है कि एक ट्रायंगल जो है अगर इक्विलेटरल है तो उसके तीनों के तीनों एंगल जो होंगे वो तीनों एंगल इक्वल होंगे। अब यूज़ करते हैं ये, हमें ये वाली चीज़ इसके पैरेलल प्रूव करने की ज़रूरत क्यों है। अगर ये लेंथ, ये DE इस लेंथ के पैरेलल है तो फिर देखिए AB DE को भी उसी एंगल से इंटरसेक्ट कर रहा है जिस एंगल से BC को इंटरसेक्ट कर रहा है। ये चीज़ जब हम पैरेललोग्राम्स और क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे तब भी हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि अगर एक लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो जो एंगल वो यहाँ पे बना रही होगी एंगल 1, वही एंगल बना रही होगी वो नीचे पैरेलल जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसके साथ भी। तो बिल्कुल देखिए उसी तरह से, क्योंकि ये हम प्रूव कर चुके हैं कि DE इज पैरेलल टू BC, तो फिर A से B जो एंगल B के साथ बना रही है, इस वर्टेक्स के साथ बना रही है, वही एंगल वो एंगल D के वर्टेक्स के ऊपर भी बना रही होगी, एंगल 1 भी वही होगा। और इसी तरह जो एंगल C पे बन रहा होगा वही एंगल आपके पास एंगल 2 होगा। और एंगल A तो पहले ही आप प्रूव कर चुके हैं कि वो 60 डिग्री है। तो बाय यूजिंग एज measurement DE is parallel to measurement BC, hence आप कह सकते हो angle 1 is proportionately equals to or is equals to angle B, और वो आपके पास है 60 डिग्री। और रीज़न क्या देंगे, corresponding angles are equal, corresponding angles
आर इक्वल। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो एंगल 2 होगा वो इक्वल होगा एंगल सी के, क्योंकि उसी पैरेलल लाइन पे ये स्ट्रेट लाइन ए सी बना रही है जो इस पैरेलल लाइन बी के ऊपर बना रही है, इसलिए एंगल 2 और एंगल सी ये दोनों भी इक्वल होंगे और वो भी 60 डिग्री है, और रीजन फिर यहाँ पे भी यही देंगे। और एंगल ए वो आपके पास ऑलरेडी 60 डिग्री था, जो आपको पहले ही पता था, गिवन था, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स इक्वल थे, और इक्वल हैं तो वो तीनों के तीनों 60 ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकते। अब चूंकि आपको एंगल 1 का भी पता चल गया, वो भी 60 डिग्री है, एंगल 2 भी 60 डिग्री है और एंगल ए भी 60 डिग्री है, तो आपको एक्चुअली ट्रायंगल ए डी ई के तीनों एंगल्स का पता चल गया, और वो तीनों एंगल्स क्या आए हैं 60 डिग्री। और अगर वो तीनों एंगल 60 डिग्री और तीनों एंगल इक्वल हैं, तो यहाँ से ये पता चला दैट ट्रायंगल, hence triangle A D E is equilateral triangle। तो वो ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही होगी, क्योंकि इसके भी तीनों एंगल्स आपके पास इक्वल हो गए। और यही आपको फाइंड करना था। एक तो आपको एंगल्स फाइंड करने थे ट्रायंगल ए डी ई के, और दूसरे नंबर पे आपको फाइंड करना था उस ट्रायंगल ए डी ई के लिए एक सूटेबल नाम, और सूटेबल नाम वो हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल ही बनता है, क्योंकि तीनों एंगल सिर्फ और सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ही इक्वल होते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जो बहुत ही सिंपल सा था। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। हम क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसको सॉल्व भी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो ये पूछ रहे हैं आपको एक्चुअली प्रूव करने के लिए, दैट प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। यानी वो कह रहे हैं कि ट्राइंगल की एक साइड का जो मिड पॉइंट हो, और उस मिड पॉइंट से स्टार्ट होने वाली लाइन जो आप किसी दूसरी उसी ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल भी लो, और वो अगर पैरेलल लो तो वो कह रहे हैं कि वो इंटरसेक्ट कर रही हो, फिर से पढ़ लेते हैं, उसे इंटरसेक्ट कर रही हो, और बल्कि उसे बाइसेक्ट कर रही हो थर्ड साइड पे। सपोज आपके पास ये एक साइड है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 4, आपके पास पहले बनी एक ट्रायंगल, ये आपने बना ली एक ट्रायंगल। अच्छा जी, ये बन गई ए बी सी। अब इस ट्रायंगल में वो कह रहा है प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। तो इस साइड का मिड पॉइंट जो लेंगे, सपोज वो आपने ये ले लिया पॉइंट डी। अब ये जो आपने मिड पॉइंट लिया है ए बी का मिड पॉइंट, इससे हमें ये पता चला कि डिस्टेंस ए डी इक्वल है डिस्टेंस बी डी के। यहाँ से मिड पॉइंट लिया, और वो ये कह रहा है वन साइड ऑफ द ट्रायंगल एंड पैरेलल टू द अदर साइड, और ये दूसरी इस साइड के वो क्या कह रहा है कि आपको बी सी के यानी किसी दूसरी साइड के आप क्या लीजिए, इसे पैरेलल लीजिए। तो अगर इसके पैरेलल लिया आपने डी से पॉइंट ई तक, तो आपको दूसरी इंफॉर्मेशन ये मिली कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी। यानी पहली इंफॉर्मेशन तो आपको ये मिल गई ए डी इज इक्वल्स टू बी डी, बिकॉज उसने खुद ही बोला है कि वन साइड का मिड पॉइंट हो, तो आपको मिड पॉइंट की डेफिनेशन से पता है कि इस पॉइंट से ऊपर जितना डिस्टेंस होगा उतना ही इस पॉइंट से नीचे डिस्टेंस है। तो सो ए डी इक्वल्स टू बी डी, ये हमें यहाँ से पता चल गया। दूसरी उसने इंफॉर्मेशन ये दी थी कि पॉइंट डी से जो आप लाइन सेगमेंट लो वो उसी ट्रायंगल की किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो मैंने डी ई को पैरेलल बनाया आपके सामने बी सी के, तो यहाँ से मुझे ये इंफॉर्मेशन मिल गई कि डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये भी हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन ही आ गई। अच्छा, प्रूव उसने क्या कहा है करने को, प्रूव दैट जो आपने लाइन सेगमेंट लिया है इसके पैरेलल, वो बाइसेक्ट कर रहा है थर्ड साइड को, मतलब इस साइड को इसने बाइसेक्ट किया। तो आपको प्रूव ये करना है, बाइसेक्ट की डेफिनेशन आपको पता है कि ऐसा पॉइंट जो लाइन को दो इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रहा हो उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट का बाइसेक्ट। तो अगर ये बाइसेक्ट है तो आपको ये प्रूव करना है कि क्या ए ई इक्वल है ए सी के, ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के अंदर यही जो दो इंफॉर्मेशंस आपको पता है वो आप ले लीजिए, दैट ए डी इज इक्वल्स टू बी डी। एक ये इंफॉर्मेशन आपको पता है। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको ये पता है कि डी ई जो है वो है पैरेलल आपके पास
बी सी के। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको पता है। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करते हुए जो इन्फॉर्मेशन आपको फाइंड करनी है या जो आपको रिक्वायर्ड है वो हम अभी यहाँ पे लिखते हैं। जो रिक्वायर्ड है वो है आपके पास के ए ई जो है वो इक्वल है ई सी के और नॉट। ये आपको एक्चुअली प्रूव करना है। तो सॉल्यूशन के अंदर वो आपके पास एक थ्योरम होता है, वो थ्योरम पहले नंबर पे तो यूज करेंगे। वो थ्योरम ये है कि ए डी और उसकी रेशो बी डी पे, ए डी मेजरमेंट ए डी रेशो मेजरमेंट बी डी, यानी किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स की रेशो इक्वल होती है उसकी दूसरी साइड के रेशो, यानी किसी ट्रायंगल की एक साइड के दो पार्ट्स की रेशो वो इक्वल होगी उसी ट्रायंगल की दूसरी साइड के अगर दो पार्ट्स के रेशो बन रहे हैं तो इक्वल होगा मेजरमेंट ए ई और इसका रेशो आप ले लीजिए ई मेजरमेंट ई सी। अब इसी को अगर प्रूव करते हैं तो देखिए इसी चीज को अगर आप रीराइट करते हो तो आप लिख सकते हो और मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट बी डी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई सी। ये चीज अभी अगर आप देखें तो आपके पास ऊपर इंफॉर्मेशन है दैट ए डी इक्वल्स टू बी डी। ए डी और बी डी ये दोनों क्या हैं आपके पास इक्वल हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो मेजरमेंट ए डी ओवर मेजरमेंट ए डी और उसकी रीजन आप क्या देंगे, बिकॉज मेजरमेंट ए डी इज इक्वल्स टू मेजरमेंट बी डी। तो जहाँ पे बी डी था बी डी की जगह पे मैंने वापस ए डी ही रख दिया। अब उसकी रीजन क्योंकि वो ये कह रहा है ए डी इक्वल है बी डी के, मतलब आपके पास अगर x इक्वल्स टू 4 है तो जहां पे x हो आप उसकी जगह पे 4 रख सकते हो और जहां पे 4 हो उसकी जगह पे x रख सकते हो। बिल्कुल इसी तरह मेरे पास उसने खुद ही कहा कि ए डी के इक्वल है बी डी या बी डी के इक्वल है बी डी, तो मैं बी डी की जगह पे ए डी रख सकता हूं या फिर अगर मैं रखना चाहूं तो ए डी की जगह पे बी डी भी रख सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए डी को मैंने एज इट इज रहने दिया और इस बी डी की जगह पे बी डी की वैल्यू जो कि ए डी है वो मैंने यहाँ पे प्लग कर दी इक्वल्स टू, आपके पास यहाँ पे ये भी दे सकते हैं एज ए डी इक्वल्स टू बी डी। इस साइड को आप उसी तरह ही रहने दीजिए ए ई ओवर मेजरमेंट ई सी। अब देखिए ए डी इस ए डी से कैंसिल हुआ तो यहाँ पे मेरे पास रिजल्ट रह गया इक्वल्स टू 1 और 1 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए ई ओवर मेजरमेंट ई सी। अब मेजरमेंट ए सी देखिए तो यहाँ पे इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, इसे अगर इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 1 से अगर मल्टीप्लाई होगा तो मेजरमेंट ई सी मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ए ई, या फिर आप लिख सकते हो मेजरमेंट ए ई इज इक्वल्स टू 1 से मेजरमेंट ए सी मल्टीप्लाई हो के भी मेजरमेंट ई सी ही रहेगा और दैट्स व्हाट आपको जो प्रूव करना था, दैट ई सी इक्वल्स टू ए ई इक्वल्स टू ए सी जो रिक्वायर्ड था वो चीज़ आपने इसी तरह से एक थ्योरम को यूज़ करते हुए सिंपली आपने प्रूव कर दिया। सिर्फ और सिर्फ इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी, अगर आपको वो समझ आ गया और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी एक डायग्राम बना ली तो बाकी चीज़ें कोई भी इसमें परेशानी वाली रह ही नहीं जाती। इसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो ये कह रहे हैं, और बाय द वे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी आपको ये प्रूव करना है कि line segment joining the midpoint of any two sides of a triangle is parallel to the third side। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपके लिए प्रिपेयर करते हैं।